नमस्कार दोस्तों। टारगेट सीकर की इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इसमें जीके के, हिंदी के आदि विभिन्न प्रकार के प्रश्न मिक्स रूप से पूछे जाते रहते हैं और जो प्रश्न आपके लिए परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, उपयोगी आदि साबित होते हैं, उनको हम आपके मध्य में लेकर उपस्थित होते हैं। तो इनको देखना ना भूलिए और वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि कोई भी बात हम ऐसी भी बता देते हैं मुख से ओरली, जिससे लिखने में हमें परेशानी होती है या लिख नहीं पाते हैं, तो हम मुंह से डायरेक्टली बता देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए और पूरी की पूरी लास्ट तक वीडियो देखिए बिना स्किप किए। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, हम आपका समय खराब नहीं करना चाहते। डायरेक्टली चलते हैं आपने पहले प्रश्न की तरफ। क्या क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न? पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य में स्थित है? भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश और मलेशिया इंडोनेशिया। तो किन देशों के मध्य में बताना है आपको कि पाक जलडमरू मध्य स्थित है? तो देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी जल संधि है? वो है आपकी सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि, सिंधु जल संधि, संधि। ठीक है, सिंधु नदी पर उपस्थित ये बंटवारा है, जिसे सिंधु नदी की जो पानी में भारत और पाकिस्तान के मध्य में बंटवारा किया गया था, उसके बारे में सिंधु जल संधि की गई थी। और बांग्लादेश जो है, इसके साथ में हमारी कौन सी है? वो गंगा जल संधि। ठीक है, गंगा गंगा जल संधि। ठीक है, जल संधि। और आपका मलेशिया इंडोनेशिया, इन दोनों के मध्य में कौन सा जल डमरू मध्य है या जल संधि है? वो है आपकी मलक्का जल संधि। मलक्का, मलक्का जल संधि। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है आपका भारत और श्रीलंका। भारत श्रीलंका। ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच में है ये गंगा जल संधि। ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच में। और भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी है? पाक जल डमरू मध्य। आइए नक्शे के माध्यम से देखते हैं। देखिए, ये आपका नक्शा है भारत का। ठीक है, और इधर ये जो मलक्का जल संधि है, ये दूसरे वाले में बताई गई है इसमें। और इसमें भारत का और बांग्लादेश का, वो क्या नाम है, श्रीलंका का, दोनों के बीच में जो जल संधि है, पाक जल डमरू मध्य है, उसके बारे में बताया गया है। तो जूम करके देखते हैं इसको। देखिए, इस जगह पे यहाँ पर पाक जल डमरू मध्य स्थित है, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर पाक जल डमरू मध्य स्थित है, क्योंकि ये दो देशों के बीच में है ये जल संधि। और इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर लैक्काडिव सी जो है इधर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है भारत और श्रीलंका के मध्य में। अब देखते हैं जो मलक्का जल संधि बताई गई थी उसके बारे में। तो देखिए, ये यहाँ पर मलक्का जल संधि है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, इधर तो है मलेशिया, यहाँ पर ये मलेशिया है और ये इंडोनेशिया का हिस्सा है, यानी सिंगापुर और इंडोनेशिया वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये मलक्का जल संधि है, मलक्का जल डमरू मध्य है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, वह कौन सी विटामिन है जो एक प्रकार का अम्ल भी है? ये आपको बताना है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो एक प्रकार का अम्ल भी है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। बताइए कौन सा सही है? तो विटामिन ए, इसका नाम क्या होता है? क्योंकि इन सभी का नाम जाने बिना आप नहीं बता सकते कि कौन सी विटामिन किस नाम से जानी जाएगी और कौन सी विटामिन को अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, विटामिन ए का जो नाम है वो क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक
एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एसिड, एसिड, ठीक है। और विटामिन डी का नाम क्या था, क्या है, वो है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम क्या है, विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, क्विनोन। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसका आपको जवाब मिल चुका है। विटामिन सी को एसिड भी कहा जाता है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड, एसिड मतलब अम्ल। तो कौन सी विटामिन है, विटामिन सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राज्य हड़प नीति किस वायसराय ने शुरू की थी, ये आपको बताना है। डलहौजी ने, कैनिंग ने, मैकाले ने या मेयो ने। तो इनमें से देखिए किस किस ने क्या क्या कार्य किए अपने कार्यकाल के दौरान। यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी नियुक्त होके आए थे वायसराय के रूप में, उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, ये आपको बताना है। तो देखिए, कैनिंग ने मद्रास, बम्बई और कलकत्ता हाईकोर्ट को स्थापित किया था, ठीक है। मद्रास, कोलकाता, मद्रास, कोलकाता, यानी कलकत्ता उस समय का, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता। और उसके बाद में एक और था, वो कौन सा था, बम्बई, बम्बई, ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी। तो इनको स्थापित किया था कैनिंग ने, किसने, कैनिंग ने। अच्छा, मैकाले ने क्या किया था, मैकाले ने अंग्रेजी पद्धति की नई शिक्षा नीति लागू की थी, ठीक है। तो क्या किया था, अंग्रेजी शिक्षा नीति, अंग्रेजी, अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू की थी। और मेयो ने क्या किया था, मेयो ने किया था, ये 1872 के करीब में जनगणना कराई थी इसने, 1872 में प्रथम जनगणना कराई थी इसने, प्रथम जनगणना। बाद में 1881 में रिपन ने जो निरंतर चलने वाली, प्रत्येक 10 वर्ष पर होने वाली, लगातार कंटिन्यूटी वाली नियमित जनगणना कराई थी, किसने, रिपन ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वो है डलहौजी। डलहौजी ने क्या किया था, राज्य हड़प नीति की स्थापना की थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। देखिए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, वहाँ पर है रोहतांग दर्रा। कौन सा है, रोहतांग, रोहतांग दर्रा, ठीक है। और एक और है शिपकीला दर्रा, शिपकीला, ठीक है, शिपकीला। उसके बाद में उत्तराखंड में है नीति दर्रा, नीति पास, पास भी बोलते हैं इनको, नीति दर्रा, ठीक है। और सिक्किम में है नाथुला, नाथुला, जेलेपला, जेलेपला भी वही है, जेलेपला दर्रा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के ये 3 जो ऑप्शन दिए हुए थे उनके बारे में आपने जान लिया। और इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, उसे भी देख लीजिए, वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। क्या है, जम्मू कश्मीर। आइए इसके नक्शे के बारे में देख लेते हैं। ये है भारत का नक्शा। अब इसमें देखिए कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। देखिए, आपका जम्मू कश्मीर इस जगह पर स्थित है, यहाँ पर, ये आपका जम्मू कश्मीर है। ये लद्दाख है आपका, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है नीचे की तरफ, और फिर और आते हैं नीचे की तरफ, इधर यहाँ पर ये सिक्किम है, ठीक है। क्या है, सिक्किम। फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, भूटान से लगा हुआ है। सिक्किम एकमात्र इस जगह पे, इस स्थान वाला ऐसा राज्य है जो 3 साइड से 3 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। इस साइड में नेपाल है, इस साइड में चीन या तिब्बत है, और इस साइड में भूटान है,
ठीक है। अब देखिए, तो इसी श्रेणी में हमारा हिमालय फैला हुआ है, जो हिमालय पर्वत है वो इसी श्रेणी में फैला हुआ है, और उसी में अलग अलग कई दर्रे हैं, ठीक है, कई दर्रे हैं इस श्रेणी में, ठीक है, कई दर्रे हैं इसमें। तो उनमें से ये कई के नाम हमने बता दिए हैं, अलग अलग राज्यों में फैले हुए कुछ के नाम हमने बता दिए हैं, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में और आपके सिक्किम में, ये तो बता दिए। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में जो बचा हुआ है उसके बारे में भी देख लीजिए, क्योंकि यही इसका जो सही उत्तर है वो देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसे भी देख लीजिए। ये कह रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर, केल्विन, मोल या कैंडला, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो देखिए, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। और केल्विन, केल्विन किसका होता है? ताप का, तापक्रम, ठीक है, ताप। और मोल किसका मात्रक होता है? मोल होता है पदार्थ की मात्रा, कितने मोल पदार्थ, ठीक है, मोल पदार्थ की मात्रा होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है आपका कैंडला। ओके, आइए आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है, जेवी कृपलानी, ए.ओ. ह्यूम, जे.एल. नेहरू या डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इस अंग्रेज अधिकारी ने की थी। ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना की थी, स्थापना, ठीक है। कब की थी? 1885 में, ठीक है, 1885 में इसकी स्थापना की थी। और उस समय इसके अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है। ये उस समय बने थे 1885 में। और वो तारीख भी आप ध्यान रख लीजिए, वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में, ठीक है, उस समय की बम्बई, आज की मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। और वो एक संस्कृत महाविद्यालय था। जे.एल. नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता कब की थी? वो की थी 1936-37 में की थी। और स्वतंत्रता प्राप्ति यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इसका अध्यक्ष कौन था? वो थे जेवी कृपलानी, ठीक है, जेवी कृपलानी। अब इनके पूरे नाम भी देख लीजिए, जो फुल फॉर्म है इनकी वो भी देख लीजिए। तो देखिए, जेवी कृपलानी का पूरा नाम क्या था? जीवटराम भगवान दास, जीवटराम भगवान दास कृपलानी। ए.ओ. ह्यूम का नाम आप सभी जानते होंगे, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। जे.एल. नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसका मतलब है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना पश्चिम विहार कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है। तो देखिए, पटना पश्चिम विहार के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, पटना में, एटा में, उन्नाव में या बलिया में। तो ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो देखिए, उन्नाव में कौन सा पश्चिम विहार है? वो है आपका नवाबगंज पश्चिम विहार। कौन सा है? नवाबगंज पश्चिम विहार। नवाबगंज पश्चिम विहार कहाँ पर है? पश्चिम बिहार, ठीक है। नवाबगंज पश्चिम विहार कहाँ पर है? उन्नाव में। और बलिया में कौन सा है? सुरहाताल पश्चिम विहार, ठीक है। सुरहाताल पश्चिम विहार कहाँ पर स्थित है? बलिया में। अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है एटा।
कौन सा है, एटा। पटना में नहीं है ये, इसीलिए कन्फ्यूजन वाला है, यूपी का है ये, पटना बिहार की राजधानी है, इसलिए इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वो है एटा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। वो क्या है तत्सम शब्द, मीत, प्रगट, क्षमा, आधा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, मीत का मतलब क्या होता है, मित्र। ठीक है, मीत का सही क्या होता है, मित्र। प्रगट का सही अर्थ उत्तर क्या होता है, यानी तत्सम शब्द, मीत है तद्भव, मित्र है तत्सम, प्रगट है तद्भव, प्रकट, प्रकट तत्सम होगा। आधा, आधा क्या है, तद्भव, और आधा का तत्सम क्या होगा, अर्ध, अर्ध। अर्ध लिखना भी देख लीजिए किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, अर्ध। क्षमा, ये आपका सही उत्तर है। सही उत्तर क्या है, क्षमा। और उसमें तद्भव में कैसे लिख दिया जाता था, क्षमा। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया जाता है उसमें तद्भव में, तद्भव में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन एक था, कौन था, संगीतकार, मूर्तिकार, कलाकार या दार्शनिक। तो बौद्ध भिक्षु जो नागार्जुन था वह एक दार्शनिक था। क्या था, दार्शनिक। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पित्त का स्राव कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। पित्त का स्राव हृदय से, यकृत से, किडनी से, फेफड़ों से, कहाँ से होता है। ये पित्त रस निकलता है हमारे शरीर में, भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है ये, और हरे पीले रंग का होता है। कैसे रंग का, हरे और पीले रंग का होता है। तो इसका स्राव कहाँ से होता है, वो होता है यकृत से। ठीक है, वैसे पित्ताशय से निकलता है ये, पित्ताशय, पित्ताशय से निकल के यकृत में आता है, और यकृत में भोजन में मिल जाता है, और भोजन को क्षारीय बनाता है। HCl भी वहीं से मतलब निकल के, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन में मिल जाता है, और उसके बाद में ये कहाँ पर चला जाता है, छोटी आंत में, और पाचन होने के बाद में फिर बड़ी आंत में जाता है, और फिर मलाशय के बाद में भोजन कहाँ चला जाता है, लैट्रिन टैंक में। ठीक है, तो किडनी से, किडनी से क्या होता है, किडनी से रक्त का छानने का काम होता है, रक्त शोधन या रक्त को छानना, रक्त छानना, छानना किडनी करती है। फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े करते हैं आपका वायु, उसमें वायु से जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को किस में मिलाते हैं, ऑक्सीजन को मिला देते हैं रक्त में। यानी रक्त जो ताज़ा बनता है वो कहाँ पर बनता है, फेफड़ों में, और उसको पंप करता है हृदय। यानी हृदय जो है रक्त को पंप करके पूरे शरीर में भेजता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वो है यकृत। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्तमान में उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, बताइए। 39 है, 31 है, 34 है या 33 है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, वर्तमान में अभी कुछ ही समय पहले एक संशोधन हुआ था, उसमें पहले जो संख्या थी 31, उसको बढ़ाकर 34 कर दिया गया है, 33 + 1। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी अन्य सहायक न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट में। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, SC। ठीक है, शीर्ष न्यायालय भी कहा जाता है इसको। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कौन सी है बताइए। तो देखिए, महानदी ये नहीं है। ठीक है, गंगा, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की, पूरे भारत की, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी नदी। और ब्रह्मपुत्र ये कैसी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी, चौड़ी, भारत की सबसे चौड़ी नदी। और गोदावरी दक्षिण भारत की नदी है, ये कहाँ की है, दक्षिण भारत की, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, सबसे बड़ी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये।
ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सा है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वित्तीय आपात की जो वर्णन किया गया है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। वित्तीय आपात, तीन प्रकार के आपात हैं, उनके बारे में आपको पता होगा। एक तो राजकीय आपात होता है, एक राष्ट्रीय आपात होता है और एक वित्तीय आपात होता है। तो बताइए कौन सा इसका सही उत्तर है, कौन सा वित्तीय आपातकाल के लिए अनुच्छेद है। तो देखिए आपका जो अनुच्छेद 352 है ये किसके लिए है, अनुच्छेद 352 होता है राष्ट्रीय आपात के लिए। राष्ट्रीय आपात, आपात राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रपति लगाते हैं इसको, तीनों को ही राष्ट्रपति लगाते हैं, किसके, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, और दूसरा है 19 जो 356 है, 356 ये किसके लिए है, राज्य के लिए, जो राजकीय 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 आपात। ठीक है, राजकीय आपात। और 360 ये किसका है, वित्तीय आपात, वित्तीय। ठीक है, वित्तीय आपात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसे हरा सोना कहा जाता है। हरा सोना, चाय, पेट्रोलियम, कपास, कोयला, बताइए कौन सा सही उत्तर है। ठीक है, उत्तर दीजिए। पेट्रोलियम को कौन सा सोना कहा जाता है, कपास को कौन सा सोना कहा जाता है, कोयले को कौन सा सोना कहा जाता है, चाय को किस प्रकार का सोना कहा जाता है। तो बताइए कौन सा उत्तर सही है। देखिए पेट्रोलियम को स्वर्ण द्रव कहा जाता है, स्वर्ण द्रव, स्वर्ण द्रव। ठीक है, स्वर्ण द्रव कहा जाता है, स्वर्ण माने सोना। ठीक है, स्वर्ण द्रव किसको कहा जाता है, पेट्रोलियम को। कपास को क्या कहा जाता है, कपास को सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना। ठीक है, सफ़ेद सोना। और कोयलों को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है काला सोना। क्या कहा जाता है, काला सोना, काला सोना। और चाय को क्या कहा जाता है, चाय को कहा जाता है हरा सोना। क्या कहा जाता है, हरा सोना, हरा सोना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वो है आपका चाय, चाय। ठीक है, चाय को हरा सोना कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडलों की संख्या है। तो ऋग्वेद के मंडलों की संख्या बतानी है, कुल कितने मंडल हैं ऋग्वेद में, बताइए। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। यानी 1 2 3 4 ऑप्शंस में 8 9 10 11, बताइए कितने मंडल हैं ऋग्वेद में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, वो है आपका 10। कितना है, 10। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब अ, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, उसके तहत 1 अप्रैल को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये भी बता दीजिए साथ ही साथ में। जो राष्ट्रीयकरण किया गया था सरकार के द्वारा, जो अब वर्तमान में सरकार चल रही है, यानी स्वतंत्रता के बाद में जो सरकार चल रही है उसके अंतर्गत आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। तो उसका सही उत्तर क्या है वो बताना है आपको। तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, स्थापना के बारे में पूछा गया है। 1935 कब हुई थी, 1935 में स्थापना की गई थी इसकी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, वायु की तीव्रता, बताइए क्या मापा जाता है रिक्टर स्केल से। देखिए रिक्टर स्केल के बारे में पूछा गया है, क्या
मापा जाता है इससे? बताइए। प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? वायु की तीव्रता किससे मापी जाती है? बताइए किस इसका सही उत्तर क्या है? तो प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? फोटोमीटर से। किससे? फोटोमीटर से। फोटोमीटर 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 से। फोटोमीटर से, ठीक है। और ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर 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 से, ठीक है। ऑडियोमीटर से। वायु की तीव्रता किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है आपका भूकंप, ठीक है। भूकंप क्या मापा जाता है? रिक्टर स्केल से भूकंप मापा जाता है। इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके लिए, दूध की शुद्धता का मापन किससे किया जाता है? वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? वो उपकरण कौन सा है उसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। दूध की शुद्धता, फिर से सुन लीजिए, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कमेंट बॉक्स में बता देना दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। कौन सा महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस के आकार का है? बताइए। एस के आकार वाला कौन सा महाद्वीप जो महासागर है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? बताइए कौन सा इसमें सही उत्तर है। तो देखिए, आपको नक्शे के माध्यम से दिखा देते हैं इसका सही उत्तर क्या है। देखिए, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये एस के आकार में दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ना? आपको दिखाई दे रहा है? तो इसे देखिए, इसका नाम है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। आइए देखते हैं कि अन्य जो महासागर हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। ये आपका हिंद महासागर भारत के नीचे, ठीक है। यहाँ पर ये भारत है, इस जगह पे भारत है, और ये हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है, हमारी पृथ्वी गोल है, तो इस प्रकार इस जगह पे भी ये प्रशांत महासागर ही है, ठीक है। कौन सी जगह पे? इस जगह पे। और यहाँ पर ये है आपका आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर है इस जगह पे, ठीक है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले इसका उत्तर देख लीजिए। उत्तर क्या है इसका? वह है अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? कठोर पदार्थ बताना है। ग्रेफाइट है, हीरा है, कांच है या मोती है? तो देखिए, ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं कार्बन के। कार्बन के अपर रूप होते हैं। कार्बन कार्बन एक मिनट। कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, ठीक है। कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही। तो ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। जो आपका मोती है, मोती क्या होता है? मोती होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है। और आपका कांच होता है अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव, शीतित द्रव, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, अतिशीतित द्रव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ये आपको पता चल गया होगा, या फिर बता दीजिए। बताइए कौन सा इसका सही उत्तर है। सबसे कठोर होता है हीरा, ठीक है। क्या होता है? हीरा। और ग्रेफाइट जो होती है वो मुलायम होती है। आपकी पेंसिल में जो सुरमा होता है, निब होती है उसकी पेंसिल की, काली काली, वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ये क्या है कि शुष्क शुष्क जो स्नेहक होता है, यानी मशीनों में लगाया जाता है उसको चिकना करने के लिए, मशीन को। तो शुष्क स्नेहक का काम भी करता है। शुष्क स्नेहक, स्नेहक, शुष्क शुष्क स्नेहक का भी कार्य करता है ग्रेफाइट,
ठीक है, जैसे ग्रीस लगाई जाती है या मोबिल ऑयल डाला जाता है मशीन में, उसी प्रकार से इसका पाउडर डाला जाता है जिससे वह आसानी से चिकनी होकर काम करने लग जाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए किसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर? आरबीआई के गवर्नर के, सीएजी के, वित्त सचिव के या वित्त मंत्री के? बताइए किसके हस्ताक्षर होते हैं? नॉर्मली हमारे प्रत्येक नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं प्रत्येक नोट पर। जबकि हमारे जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको बताना है। बताइए किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखिए, जो सीएजी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये सरकार द्वारा आय व्यय यानी खर्चा का लेखा जोखा किसके पास में भेजता है? राष्ट्रपति के पास में बनाकर भेजता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? वो है वित्त सचिव। क्या है? वित्त सचिव। वित्त सचिव ही उस पर 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर के रूप में प्रमाणित करते हैं कि ये 1 रुपये का नोट हम धारक को अदा करने का वचन देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वो कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है वित्त सचिव। बाकी सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये से जितने भी बड़े नोट हैं उन सभी पर। तो इस प्रकार इस पीडीएफ का यहीं पर आज विश्राम करते हैं। आगे फिर कल आपके समक्ष उपस्थित होंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे से पीडीएफ के साथ में, बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे से प्रश्नों के साथ में, जिनका परीक्षा में आने का बहुत ही अधिक संभावना रहती है और बनी रहती है कि आप परीक्षा में जैसे ही बैठें आपके समक्ष प्रश्नों की झड़ी लग जाए। इन्हीं में से आने वाले हैं जो प्रश्न, आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इनमें से पूछे जा सकते हैं। इनको जब भी आप पढ़ें देखें तो नोटबुक साथ में रखिए और पढ़िए पूरा। साथ ही नोटबुक में नोट करते जाइए, लिखते जाइए, ताकि आप पुनः उनको देखें तो जैसे ही नोटबुक आपके सामने हो पूरा डाटा आपके सामने खुल जाए और परीक्षा में आपके लिए उन प्रश्नों का लॉकर खुल जाए। आप देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर हम आपके लिए सेट कर करके लेके आ रहे हैं। तो देखते रहिए। हमारे चैनल पर अन्य भी क्लासेस चल रही हैं जिनमें हिंदी है, जीके है, रीजनिंग है, ठीक है, और गणित है। ये सभी क्लासेज उपलब्ध हैं और प्रैक्टिस सेट भी जीके और मैथ के साथ में ही उपलब्ध हैं। ठीक है, इन प्रैक्टिस सेट में हिंदी के भी प्रश्न लाए जाते हैं और करंट अफेयर्स के भी लाए जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स भी आपके लिए इन्हीं प्रश्नों के मध्य में उपस्थित करा दिया जाता है। किसी दिन नहीं ला पाते हैं, ये अलग बात है। जैसे हिंदी के और करंट अफेयर्स के आज कम प्रश्न थे, लेकिन कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद, नमस्कार।